हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जहांगीर क्लासेस में। तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि लेड एसिड के बारे में कि लेड एसिड में किस प्रकार के फॉल्ट पाए जाते हैं और उनका निवारण किस आधार पे किया जाता है। उसके बाद में पढ़ा था कि जो निकिल कैडमियम सेल, निकिल आयरन सेल और लिथियम सेल के एनोड, कैथोड और उसमें इलेक्ट्रोलाइट और उसका ईएमएफ, इनके बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे कि लेड एसिड व निकिल आयरन सेल के अंदर अंतर क्या है, यानी इन दोनों के अंदर अंतर की आज बात करते हैं। कि सबसे पहले बात करते हैं कि लेड एसिड के ईएमएफ के बारे में। अगर अपने लेड एसिड बैटरी के ईएमएफ देखा जाए तो यानी 2.2 वोल्ट, यानी जो लेड एसिड बैटरी होता है उसका जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। अगर बैटरियों के अंदर बात करें सेकेंडरी सेल के अंदर कि जिसका सबसे ज़्यादा जो ईएमएफ की बात करें तो किसकी बात आती है, लेड एसिड बैटरी, यानी 2.2 वोल्ट से लेकर 2.6 वोल्ट तक। उसके बाद में बात करते हैं कि जो निकिल आयरन सेल यानी निकिल आयरन सेल का जो वोल्टेज, अगर ईएमएफ की बात करें तो इसका जो ईएमएफ का मान होता है 1.4 वोल्ट, जो कि क्या है, सबसे कम है। अगर बात करें कि निकिल आयरन सेल की ईएमएफ के बारे में तो आप क्या बताओगे, 1.4 वोल्ट, और लेड एसिड के बारे में पूछे तो क्या बताओगे, 2.2 वोल्ट। और पूछे कि निकिल आयरन सेल और लेड एसिड बैटरी के अंदर निम्न में से किसका ईएमएफ अधिक होता है, तो आप क्या बताओगे, लेड एसिड सेल का। उसके बाद बात करते हैं कि एफिशिएंसी यानी दक्षता की। दक्षता क्या होती है, दो प्रकार की होती है, एक एम्पियर हावर होती है, क्या होती है, वाट हावर की। सबसे पहले एम्पियर हावर के बारे में बात करते हैं कि जो लेड एसिड बैटरी होती है उसकी एम्पियर हावर दक्षता क्या होती है, 90 से 95% होती है। और अगर निकिल आयरन सेल की बात करें तो इसकी जो दक्षता होती है वो क्या होती है, 80% होती है। यानी इसकी दक्षता क्या है, कम है, और लेड एसिड बैटरी क्या है, दक्षता क्या है, ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि वाट हावर यानी WH दक्षता की। लेड एसिड की बात करें तो वाट हावर जो दक्षता होती है वो 72 से 80% होती है। और निकिल आयरन सेल की बात करें तो उसकी क्या होती है, 60% होती है। तो वाट हावर भी क्या होती है, कम होती है निकिल आयरन सेल की दक्षता, और एम्पियर हावर भी क्या होती है, कम होती है। उसके बाद बात करते हैं कि जो आयु की, यानी जो इनका जो जीवन काल है, जो एक बैटरी है वो कितने साल कार्य कर सकती है, उसका जीवन काल दिया गया है। तो यहाँ पर जो लेड एसिड की बात करें तो यहाँ पर कितने हैं, 2 से लेकर 5 वर्ष तक, यानी जो हाईएस्ट क्या है कि 5 वर्ष तक ये बैटरी का है, लेड एसिड बैटरी कार्य कर सकती है। उसके बाद बात करते हैं कि जो निकिल आयरन सेल की है वो भी क्या है, 5 वर्ष है। इन दोनों की अगर डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर अपने को कोई डिफरेंस नहीं मिला, यानी कि दोनों की जो आयु है वो क्या है, 5-5 वर्ष है। उसके बाद में बात करते हैं कि सेल्फ डिस्चार्ज की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेल्फ डिस्चार्ज होता क्या है। सेल्फ डिस्चार्ज इसे कहते हैं कि जैसे कि अपनों ने बैटरी चार्ज करके रख दी है, अब क्या हुआ कि अपने बैटरी उपयोग में नहीं ले रहे हैं, यानी बैटरी क्या है, व्यर्थ में पड़ी है, और वो पड़ी क्या हो जाएगी, वो डिस्चार्ज हो जाएगी। यानी वो बड़े उपयोग में न लेने के बावजूद भी क्या हो रही है, वो डिस्चार्ज हो रही है धीरे धीरे समय के साथ, तो उसे बोलते हैं सेल्फ डिस्चार्ज। तो एक साल के अंदर बात करें तो वो कितनी होती है, यानी साल की अगर छोड़ो कि वो लेड एसिड बैटरी होती है वो क्या होती है कि 1250 बार सेल्फ डिस्चार्ज हो सकती है। यानी 1250 बार हाईएस्ट क्या होगी, सेल्फ डिस्चार्ज होगी। उसके बाद वो क्या होगी, बैटरी ख़राब हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कि जो निकिल आयरन सेल होता है उसके अंदर क्या होता है कि सेल्फ डिस्चार्जिंग का गुण नहीं होता है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है वो आता है कि सेल्फ डिस्चार्ज का। अगर क्वेश्चन आए कि ऐसा सेकेंडरी सेल जो सेल्फ डिस्चार्ज नहीं होता है तो आप क्या बताओगे, निकिल आयरन सेल। और ऐसा पूछा जाए कि ऐसा सेल सेकेंडरी सेल जिसके अंदर 1250 बार सेल्फ डिस्चार्ज की गुणवत्ता होती है उसे क्या कहते हैं, यानी लेड एसिड सेल या फिर लेड एसिड बैटरी कहते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि ताप का प्रभाव यानी आंतरिक प्रतिरोध पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आंतरिक इंटरनल रेजिस्टेंस, जो अपने फर्स्ट क्लास यानी सेकंड क्लास में देखा था कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, तो वहाँ पढ़ा था। चलो एक बार अपने एक बार और ध्यान कर लेते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है कि बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, और उसके अंदर जैसे कि ये इस प्रकार से एक बैटरी है, इसके अंदर क्या डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, इसका भी क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ पर जो मैं इलेक्ट्रोड लगाऊंगा इनका भी क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। प्लस के अंदर क्या होगा, जो प्लेटें लगेगी इनका भी क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। अगर तीनों रेजिस्टेंस को अगर मैं ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा, मुझे टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। यानी जो बैटरी का जो अंदर का जो भाग, जो अंदर के अंदर 3 चीज़ों के कारण क्या है, रेजिस्टेंस यानी धारा के मार्ग में क्या हो रही है, रुकावट पैदा हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। और उस इंटरनल रेजिस्टेंस को छोटे आर से दर्शाया जाता है, और बड़े आर से किसको दर्शाया जाता है, बाहरी रेजिस्टेंस को। तो आप सभी को पता है कि, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं कि जो बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो लेड एसिड बैटरी का कितना होता है, लगभग 2 ओम माना जाता है। यानी जो बैटरी की बात करें लेड एसिड की, तो उसके बारे में पूछा जाए कि इसका इंटरनल आंतरिक या प्रतिरोध कितना होता है, आप क्या बताओगे, 2 ओम होता है। अब बात करते हैं कि निकिल आयरन सेल के, निकिल आयरन सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या होता है, लेड एसिड से ज़्यादा होता है। यानी इसका कितना करें, 3 से 5 ओम तक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो
अगर क्वेश्चन आए कि जो विद्युत अपघट यानी इलेक्ट्रोलाइट पर आंतरिक प्रतिरोध किस सेकेंडरी सेल का डिपेंड करता है, तो आप क्या बताओगे? लेड एसिड सेल का। यानी लेड एसिड का सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर का मान बढ़ेगा तो उसका भी मान क्या हो सकता है? घटेगा या फिर बढ़ेगा। और ऐसा निकेल आयरन सेल में ऐसा कुछ नहीं है, तापमान बढ़े चाहे घटे, इसका जो रेजिस्टेंस है वो तापमान पर डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद में बात करते हैं कि जो दोष यानी दोष जो सेकेंडरी सेल होते हैं उनके अंदर फॉल्ट पाए जाते हैं। और जो लेड एसिड बैटरी के अंदर अपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि 4 प्रकार के फॉल्ट पाए जाते हैं। अब क्या होता है कि जो निकेल आयरन सेल के अंदर यानी एक सल्फेशन दोष नहीं पाया जाता है। यानी निकेल आयरन सेल और लेड एसिड बैटरी के अंदर डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर 4 दोष पाए जाते हैं और निकेल आयरन सेल में सल्फेशन दोष नहीं पाया जाता, बाकी तीनों दोष पाए जाते हैं। तो अब क्वेश्चन बनता है कि ऐसी सेल जिसके अंदर सल्फेशन दोष पाया जाता है तो आप क्या बताओगे? निकेल आयरन सेल के अंदर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि लेड एसिड बैटरी और निकेल आयरन सेल के अंदर डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर। अब बात करते हैं कि बैटरी यानी बैटरी किसे कहते हैं। अपने बैटरी पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी समय से कि बैटरी अभी क्या है कि सेलों के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं कि अपने बैटरी के बारे में। यानी बैटरी के बीच में भी क्या है, कुछ ज़्यादा चर्चा हुई है। यानी सेकेंडरी सेल के बाद अपने क्या कर रहे हैं? बैटरी के बारे में। तो आज अपने जान रहे हैं कि बैटरी किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन के आधार पर देखें कि सेलों का समूह है, यानी सेलों का समूह को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। सेलों का समूह किस प्रकार से है? देखें कि जिस प्रकार से कि मैंने एक सेल बनाया जिसका ये प्लस पॉइंट आ गया और ये क्या हो गया? माइनस पॉइंट। इसको मैं प्लस बोल दूँ और ये क्या हो गया? माइनस पॉइंट हो गया। ये भी एक क्या प्रकार का सेल है। अब बात करता हूँ कि एक सेल और ले लिया मैंने, इसका एक प्लस पॉइंट बना दिया और एक क्या है? माइनस बना दिया। यानी ये भी प्लस हो गया और ये भी क्या हो गया? माइनस हो गया। यानी सेलों का समूह। समूह कब बनता है? जब एक से अधिक यानी 2 या 2 से अधिक जितने भी सेल हो उनको अगर अपने कोई से भी क्रम में जोड़ दें तो वो क्या हो जाता है? सेलों का समूह हो जाता है। यानी एक से अधिक सेलों का होना वो क्या कहलाता है? सेलों का समूह कहलाता है। अगर अब मैं इन सेलों को जोड़ दूँ इस प्रकार से तो ये क्या हो गया कि दोनों जुड़ गए और ये सेलों का क्या हो गया? समूह है। अब मैं इसको सेल नहीं कहूँगा, इसको क्या बोलूँगा? बैटरी। यानी जो इसका जो प्लस पॉइंट आ रहा था यहाँ पर क्या मिल रहा है मुझे? प्लस मिल रहा है और इधर का क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है और प्लस माइनस ये यहाँ पर हो गए हैं। तो अब ये क्या कहलाएगी? बैटरी कहलाएगी। यानी बैटरी की जो सिंपल सी डेफिनेशन है कि सेलों के समूह को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। अगर अपने अधिक सारे सेल जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? बैटरी का निर्माण अपने कर सकते हैं। और जो सेकेंडरी सेलों के अंदर जो लेड एसिड बैटरी होती है उसके अंदर भी क्या होती है कि अलग छोटे छोटे कई प्रकार के सेल जुड़े रहते हैं। ठीक है, और उनको क्या बोलते हैं? अपने बैटरी बोलते हैं। इस प्रकार से अब यहाँ से अपन ने क्या ले लिया? जैसे कि ये आपका माइनस हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ पर एक प्लस हो गया तो ये प्लस का निशान हो गया और ये क्या हो गया? यहाँ पर माइनस का हो गया। तो ये क्या होगी? बैटरी होगी। अगर अपने बात करें कि सेल का सिंबल क्या होता है तो आप सभी ने देखा होगा कि ये क्या होता है? सेल का सिंबल होता है। अब बात करते हैं बैटरी का सिंबल क्या होता है तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस। ये किसका सिंबल है? बैटरी का। बैटरी का क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर देखो 1 2 3 सेल जुड़े हुए हैं श्रेणीकरण के अंदर, तो सेलों का समूह क्या हो गया? बैटरी हो गया। और यहाँ पर क्या है? ओनली फॉर अकेला सेल है तो ये क्या कहलाएगा? सेल कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगी? बैटरी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो बैटरी होती है यानी सेलों का जो समूह होता है उनको 2 क्रम यानी 2 क्रम के आधार पर जोड़ा जाता है। तो पहला अपने बात करते हैं कि श्रेणी क्रम, यानी सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और दूसरा क्या होता है? समांतर में जोड़ते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़े हैं कि जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको भी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। उसी प्रकार से अपने बैटरी को भी जोड़ा जाता है कि जैसे कि निम्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन सेलों को श्रेणी और समांतर में जोड़ते हैं। तो पहले अपने बात करते हैं कि ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक सेल क्या हो कि प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या हो? समान हो। अपने रेजिस्टेंस के अंदर पढ़ते आ रहे हैं कि जो श्रेणी संयोजन होता है उसमें धारा का मान क्या रहता है? समान रहता है और वोल्टेज का मान क्या रहता है? अलग अलग रहता है। अगर अपने बात करते हैं कि जैसे कि श्रेणी के अंदर कुल ईएमएफ की, तो सबसे पहले मैं ईएमएफ के बारे में बता देता हूँ कि ईएमएफ क्या होता है। अपने पास क्या है कि एक बैटरी पड़ी है, इसका ये प्लस पॉइंट है और इसका क्या है? ये माइनस पॉइंट है। अगर मैं यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाकर इसको चेक करता हूँ, यानी वोल्ट मीटर लगाकर इसको मैं चेक करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? ईएमएफ मिलेगा। यानी एक ओपन सर्किट, ये क्या है? खुला सर्किट है। यानी बैटरी क्या है? एक ओपन पड़ी है। अब बैटरी ओपन से क्या होगा कि मैं वोल्ट मीटर से अगर चेक करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? ईएमएफ मिलता है। अगर मैं बात करता हूँ कि जैसे कि ये बैटरी है और इसके मैंने क्या लगा दिया? एक लैंप लगा दिया है और लैंप में क्या जा रही है? धारा जा रही है, जैसे कि प्लस से
माइनस की ओर। तो अगर अब मैं यहाँ पर जो वोल्टेज चेक करूँगा या फिर यहाँ पर या फिर इन टर्मिनल पे वोल्टेज का मान चेक करूँगा तो मुझे क्या मिलेगी, VT यानी टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज और EMF में आपको डिफरेंस पता चल गया है। टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या होता है, कम होता है, और EMF का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो EMF क्या हो गया, खुले सिरों पर नापी गई वोल्टता EMF कहलाती है, और बंद सिरों पर नापी गई वोल्टता क्या कहलाती है, टर्मिनल वोल्टेज कहलाती है। अब बात करते हैं कि EMF की। EMF के अंदर अगर अपने को टोटल EMF ज्ञात करना है तो सेलों के जो सेल का जो समूह होता है, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है कि EMF बराबर क्या होता है, N इंटू के अंदर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। N क्या हो गया, सेलों की संख्या, और E क्या हो गया कि प्रत्येक सेल का EMF। अगर मैं बात करूं कि एक श्रेणी क्रम संयोजन जिसके अंदर 10 सेल यानी N का मान क्या आ गया, 10 आ गया, और प्रत्येक सेल 1.5 वोल्ट का है, यानी प्रत्येक सेल है वो क्या है, 1.5 वोल्ट का है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनका टोटल EMF क्या होगा। तो मैंने क्या लगाया सूत्र के अंदर, N इंटू E। N क्या है, 10 है, इंटू में 1.5, तो आंसर कितना आएगा, 150, और एक पॉइंट हटाया तो 0 यानी 15 वोल्ट। इसका EMF कितना आ गया, 15 वोल्ट। अगर मेरे पास 15 वोल्ट की बैटरी चाहिए तो मैं क्या करूँगा कि जो 1.5 के जो वोल्ट के सेल है उनको मैं श्रेणी में जोड़ दूंगा 10 सेलों को, तो मुझे कितनी वोल्टेज मिल जाएगी, 15 वोल्ट मिल जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि श्रेणी में कुल धारा। आपको श्रेणी के अंदर कुल धारा पूछे, यानी जैसे कि ये आपका क्या है, बैटरियों का समूह है, इसके अंदर कितने सेल जुड़े हैं, 1 2 3 और 4 है, यानी 1 पॉइंट जैसे कि 4 वोल्ट मान लेते हैं अपने, क्या है 4 वोल्ट है। अगर ये प्रत्येक सेल की जो वोल्ट धारा है वो मान लेते हैं 1 एम्पियर है। तो जो श्रेणी क्रम के अंदर पढ़ा था कि जो एक सेल की जो धारा होती है, यानी जो परिपथ के अंदर एक रेजिस्टेंस में धारा जो फ्लो हो रही है वही क्या होगी, सभी रेजिस्टेंस के अंदर जाएगी, क्योंकि धारा का मार्ग क्या होता है, एक होता है। अगर अपने बात करें कि एम्पियर क्या होगा, तो प्रत्येक सेल का जो एम्पियर होगा कि 1 एम्पियर है, क्योंकि धारा का मार्ग क्या है, एक है, इसलिए धारा का मान क्या होगा, सेम होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ना ही कोई फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको बता दिया जाए कि चौथे सेल का धारा क्या है, 1 एम्पियर है, तो पहले सेल के अंदर धारा का मान बताइए, तो आप क्या बताओगे, 1 एम्पियर होगा, और वोल्टेज यहाँ पर क्या होती है, जुड़ जाती है। आगे बात करते हैं कि जो श्रेणी क्रम के अंदर आंतरिक प्रतिरोध की, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, जिस प्रकार से अपने सर्किट के अंदर पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, RT अगर ज्ञात करना है श्रेणी के अंदर तो क्या करते हैं, R1 प्लस के अंदर क्या करते हैं, R2 प्लस के अंदर N, यानी इनकी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि यहाँ पर तो R बड़ा ले रहे थे, यानी क्या एक्सटर्नल, यानी जो बाहरी जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बड़ा R होता है। यहाँ पर अगर मैं इंटरनल की बात करूँ तो RT छोटा आ जाएगा, यानी R1 प्लस के अंदर क्या हो जाएगा, R2। अब यहाँ से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि अगर आपको बड़ा R दे दे तो आपको कौन सा बताना है, बाहरी प्रतिरोध, और R छोटा R दे दे तो बताना है आंतरिक प्रतिरोध। अब बात कर सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताइए, तो आपको बड़ा R भी देगा और छोटा R भी देगा। ठीक है, तो आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, ये वाला जो फॉर्मूला है वो क्या करना है, सिलेक्ट करना है आपको। उसके बाद में बात करते हैं कि जो श्रेणी क्रम में लोड धारा, यानी जो IL का मान करते हैं, तो अपने ओम के नियम के आधार पर अपने पढ़ा था कि जो V क्या होता है, I और R, ये अपनों ने त्रिभुज देखा था। यहाँ पर अगर नंबर I का मान ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, V बट्टे में क्या हो गया, R हो गया, यानी V क्या होगी, अपनी वोल्टेज होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, दो प्रकार की वोल्टेज होती है जो मैंने सबसे पहले बताई थी, एक तो क्या होता है EMF होता है, और एक क्या होती है, टर्मिनल वोल्टेज होती है। ठीक है, VT या फिर TV जो भी है। अब क्या होता है कि इनका दोनों का जो औसत लिया जाता है, इससे क्या निकलती है, एक V निकलता है, यानी जो टोटल इनका जो कैलकुलेशन आधार पर निकालने तो अपने क्या निकलता है, E निकलता है, यानी E आ गया, या फिर अपने V लिख सकते हैं, और इसके बट्टा में क्या लगा देंगे, R, यानी जो लोड धारा ज्ञात करनी। एक क्या हो गया अपना बाहर का जो प्रतिरोध, यानी लोड जैसे कि लैंप लगाया, लैंप का प्रतिरोध हो गया, और उसके बाद में प्लस कर देंगे अपने जो ये तो R छोटा R क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस, और जो अगर मैं बड़ा R लगाता हूँ ये क्या हो गया, बाहरी प्रतिरोध। इन दोनों को जोड़ दूंगा। ठीक है दोस्तों, जोड़ दूंगा। जैसे कि इसका सूत्र अपने देख सकते हैं कि नया कि जैसे कि EMF यानी EMF की बात हो रही, और माइनस VT क्या हो गया आपका टर्मिनल वोल्टेज, और बटे में क्या लगा दूंगा मैं यहाँ पर छोटा R, यानी आंतरिक प्रतिरोध, प्लस के अंदर बाहरी प्रतिरोध। अब मुझे क्या मिल जाएगी, IL का मान मिल जाएगा। ठीक है।
अब बात करते हैं कि अगर अपने सेल की जो ध्रुवता है, अपने सेलों को श्रेणी में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में आप सभी ने देखा होगा कि जो रेडियो होता था पुराने टाइम के अंदर, अब भी है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या करते थे कि एक के पीछे एक सेल डालते थे, यानी इसका संयोजन क्या होता था कि सबसे पहले अपने क्या है प्लस लगाया, ठीक है, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार से क्या होता संयोजन चलता। ये क्या होता है श्रेणी संयोजन। कभी अपने यूँ नहीं करेंगे कि देख कि प्लस लगा दिया फिर माइनस, फिर प्लस लगा दिया फिर प्लस लगा दिया फिर माइनस, ऐसे नहीं करेंगे। अपने क्या है सीरीज़ के अंदर चलना है। अगर बात करें कि अगर बाई चांस क्या हो जाए कि ध्रुवता क्या हो जाए, यानी इसकी सीरीज़ क्या हो जाए चेंज हो जाए, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो कुल ईएमएफ है वो क्या होता है घट जाता है, यानी ईएमएफ क्या हो जाएगा घट जाएगा। यानी एक सेल जिसकी ध्रुवता क्या हुई उल्टी हुई है, एक तो उसका घट जाएगा और एक साथ वाले का और घट जाएगा। तो अपने सीधा सा फॉर्मूला याद करना है कि जैसे कि अपनों के अंदर जैसे कि 5 सेल लगे हैं, प्रत्येक क्या है 1 वोल्ट के हैं, यानी 5 सेल लगे हैं, एन का मान क्या है 5 है और प्रत्येक क्या है 1-1 वोल्ट के है, तो टोटल वोल्टेज कितनी होगी 5 वोल्ट होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक की ध्रुवता क्या होगी चेंज होगी है, तो 1 वोल्ट तो जाएगी और वो साथ वाले की 1 वोल्ट और ले लेगा, यानी 2 वोल्ट अपनी, यानी 2 सेलों की जो वोल्टेज है वो खपत हो जाएगी एक की ध्रुवता चेंज होने से। तो पीछे कितनी रहेगी, दोनों सेल चलेगी, पीछे 3 सेल रहेंगे, यानी 3 सेल कार्य कर रहे हैं, तो इनकी जो टोटल वोल्टेज का मान क्या आ जाएगा 3 वोल्ट आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ कि 10 सेल है, इसके अंदर से एक सेल की ध्रुवता चेंज हो गई है, तो आंसर के अंदर कितने जो सेल है वो कार्य करेंगे, तो कितने करेंगे 8 करेंगे, यानी एक की ध्रुवता चेंज वो तो कार्य नहीं करेगा और उसके एक पास वाला भी कार्य नहीं करेगा, यानी 2 सेल क्या है कार्य नहीं करेंगे। उसके बाद में बात करते हैं कि असमान ईएमएफ का प्रभाव, यानी यहाँ पर जो बात आती है कि सेलों के अंदर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर एक तो बात करते हैं कि ध्रुवता का मान क्या होना है समान होना चाहिए, यानी प्लस माइनस प्लस इस प्रकार से होना चाहिए। और एक क्या होता है कि ईएमएफ का अगर अपने बात करें कि एक सेल क्या है 1.5 वोल्ट का है, एक 1 वोल्ट का है और एक 3 वोल्ट का है, तो अपने अलग अलग जो मान का ईएमएफ के सेल अगर अपने जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, अपने क्या है जोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो धारा रेटिंग की, यानी जो श्रेणी की जो एम्पियर रेटिंग होती है ए से वो क्या होनी समान होनी चाहिए। यहाँ पर जो मेन पर्पस देखा जाता है कि जो अगर अपने श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो धारा का मान होता है वो क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। यानी अगर एक सेल की धारा का मान 1 एम्पियर है, तो प्रत्येक सेल जो श्रेणी क्रम में जोड़े जा रहे हैं इनके अंदर भी धारा का मान क्या होना चाहिए 1 एम्पियर होना चाहिए। और यहाँ पर अगर वोल्टेज 2 वोल्ट 3 वोल्ट 5 वोल्ट है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एक फ़र्क पड़ता है कि ध्रुवता चेंज होने से, अपने को क्या ध्यान रखना है ध्रुवता सही लगानी है और सेल की जो एम्पियर रेटिंग है वो ध्यान में रखनी है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखना है और अपने श्रेणी क्रम संयोजन अपने जान सकते हैं या फिर सीख सकते हैं। इसके अंदर अपने आईएल के बारे में बात की और इसकी जो टोटल वोल्टेज में पढ़ा था, ईएमएफ पढ़ा, इंटरेस्टेंस के बारे में पढ़ा था, इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन भी करने हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि सेलों का समांतर संयोजन। एक बात जो रह गई है कि जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है वो अपने किस लिए यूज़ करते हैं, तो आप सभी को आंसर देना है कि अपने को अधिक वोल्टेज, अगर अपने को अधिक वोल्टेज का मान चाहिए यानी अधिक वोल्टेज चाहिए, तो अपने कौन से क्रम में जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। अब बात करते हैं कि समांतर क्रम में, समांतर क्रम में सेलों को क्यों जोड़ा जाता है, यानी अधिक धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को समांतर में जोड़ा जाता है और अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं कि सेलों का समांतर संयोजन। समांतर संयोजन के अंदर पहले अपने पढ़ चुके हैं कि जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको किस प्रकार से समांतर में जोड़ा जाता है, आप सभी को पता है। उसी प्रकार से सेलों को जोड़ा जाता है। मैं एक बार डायग्राम बना के बता देता हूँ कि आपको कि सेलों का समांतर में कैसे जोड़ा जाता है। यानी एक प्लस पॉइंट आ गया, ये माइनस एक सेल हो गया, ये प्लस पॉइंट आ गया, ये इसका माइनस पॉइंट हो गया, ये प्लस पॉइंट आ गया और ये क्या हो गया इसका माइनस हो गया। इनको मैं क्या हो गया कि एक वायर से जोड़ दूंगा, इनको क्या एक वायर से जोड़ दूंगा। यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा प्लस मिलेगा, ये क्या मिलेगा माइनस मिलेगा। तो यहाँ पर जो ये क्रम कहला रहा है ये क्या आता है समांतर क्रम होता है। इसके अंदर क्या होता है कि धारा का मान बढ़ता है। अगर बात करते हैं कि यहाँ पर ईएमएफ की बात करते हैं, यानी अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि ये एक सेल 1 वोल्ट का है, ये भी क्या है 1 वोल्ट का है, ये भी क्या है 1 वोल्ट का है, तो जो टोटल वोल्टेज का मान क्या होगा मुझे क्या मिलेगा 1 वोल्ट मिलेगा। आप सभी को पता है कि जो समांतर केंद्र होती है उसका धारा का मान क्या होता है, जो समांतर केंद्र होता है उसका वोल्टेज का मान क्या होता है समान होता है और धारा का मान क्या होता है अलग अलग होता है। और श्रेणी में क्या पढ़ा था कि जो धारा का मान होता है वो क्या होता है समान होता है और वोल्टेज का मान क्या होता है अलग अलग होता है। अब बात करते हैं कि इनके ईएमएफ के बारे में। ईएमएफ के बारे में पढ़ा था कि सेलों का ईएमएफ क्या होता है समान होता है, यानी ईटी बराबर क्या हो गया ई हो गया। अब बात करते हैं कि जो
इसका इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर आर टी की बात करते हैं, श्रेणी के अंदर पढ़ा था कि एन इंटू में क्या होता है, आर होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर बटे में क्या हो जाएगा, एन। यानी अगर अपने को मैं जैसे कि बात करता हूँ कि श्रेणी क्रम के अंदर, श्रेणी में अगर मैं सेलों का जोड़ता जाऊँगा तो क्या होगा कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अपनों ने देखा था कि जो प्रतिरोध होते हैं वो श्रेणी में जुड़ते जाते हैं तो प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। अगर समांतर की बात करें, समांतर के अंदर अगर प्रतिरोध बढ़ते जाते हैं तो उसका जो आर टी एन टोटल जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, घटता जाता है। तो यहाँ पर जो घटेगा कब, जब मैं क्या है बट्टा के अंदर लेके आएंगे। तो यहाँ पर जो आर बट्टे में क्या हो जाएगा, एन हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो गया कि ये किसका फॉर्मूला है, समांतर के अंदर प्रतिरोध यानी समांतर के अंदर सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करने का। अगर मैं बात करूँ कि एन इंटू में आर, ये किसका हो गया, श्रेणी का हो गया, ठीक है, और ये किसका हो गया, समांतर का। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कि इनके बारे में कि इनकी जो आई टी यानी जो टोटल धारा का मान क्या होगा। टोटल धारा का मान अगर बात करें कि क्वेश्चन देखा था कि वी बराबर क्या, आई बराबर क्या होता है, वी बटे में आर होता है। वी का अगर बात करूँ कि क्या अपने पास दो प्रकार की वी होती है, एक ईएमएफ होता है, एक माइनस क्या करता हूँ मैं, वी यानी टोटल वोल्टेज को माइनस करता हूँ। अब बात करते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो अपने ने पढ़ा था कि आर बटे में क्या होता है, एन होता है, प्लस मैं क्या करूँगा, जो बाहर का प्रतिरोध यानी जो बाहरी प्रतिरोध जोड़ा गया वो क्या प्लस करूँगा, और इसका मैं लघुत्तम लेके और मैं इसको जो सोल्व करूँगा तो मुझे जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एन इंटू के अंदर क्या हो जाएगा, ई बटे आर प्लस एन आर। एन क्या हो गई, सेलों की संख्या, ई क्या हो गया, एक सेल का ईएमएफ, छोटा आर क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस, और एन क्या हो गया कि सेलों की संख्या, और आर यानी जो बाहर अपने लोड लगाए हैं, एन क्या हो गया, सेलों की संख्या, और जो बाहरी लोड होता है उसके साथ अब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यानी आई टी यानी आई एल का मान भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि समांतर के अंदर क्या होता है कि सेलों को क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि अपने फर्स्ट टाइम पढ़ चुके हैं कि धारा का मान अगर अपने को अधिक प्राप्त करना है तो सेलों को समांतर के अंदर जोड़ा जाता है। और इसके ईएमएफ की बात करें तो प्रत्येक सेल का ईएमएफ वो क्या रहता है, बराबर रहता है। अब बात करते हैं कि एस मान ईएमएफ अगर अपने सेल ले रहे हैं, श्रेणी में अंदर क्या पढ़ा था कि अगर अपने को अलग अलग मान के ईएमएफ वाले सेल ले लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं कि एस मान ईएमएफ की अगर बात करें तो क्या होता है कि इसके जो वोल्टता होती है वो क्या होती है, एवरेज के आधार पर क्या होती है कि अपने को बाहर मिलती है। जैसे कि मैंने 3 वोल्ट का सेल ले लिया, एक 2.5 वोल्ट का ले लिया, एक 5 वोल्ट का ले लिया, तो यहाँ पर जो औसत वोल्टेज है वो मुझे क्या मिलेगी, बाहर मिलेगी। तो मुझे समांतर में जोड़ते समय अपने को समांतर में जोड़ेंगे सेलों को तो प्रत्येक सेल की जो वोल्टेज है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यानी या तो आपको लेना 1.5, एक सेल अगर 1.5 का ले रहे हो तो बाकी भी समांतर में जोड़ रहे हो तो सेलों का जो ऑप्शन है वो क्या रहना चाहिए, 1.5 रहना चाहिए। अगर आप प्रत्येक सेल 3-3 वोल्ट के ले रहे हो तो और भी आपको 3-3 वोल्ट के सेल लेने हैं समांतर में जोड़ने के लिए। आपकी जो प्रत्येक सेल की जो वोल्टेज का मान क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर विपरीत ध्रुवता जुड़ जाए, अगर आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा था कि जो श्रेणी के अंदर क्या होता है कि अगर ध्रुवता क्या हो जाए, चेंज हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। वहाँ पर क्या होता है कि एक सेल की वोल्टेज खपत होती है, दूसरे की खपत हो जाती है, ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता है। अगर यहाँ पर बात करें कि जैसे कि एक की ध्रुवता क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जिस प्रकार से अपने डायग्राम जो फर्स्ट के अंदर बनाया था, ये प्लस पॉइंट हो गया, ये प्लस माइनस, ये प्लस और माइनस, ये हो गया। अगर मैंने क्या है कि एक सेल को उल्टा जोड़ दिया, जैसे माइनस और ये प्लस, इस प्रकार से जोड़ दूंगा तो क्या होगा कि जो सारी जो इनकी वोल्टेज और इनकी वोल्टेज, ये वोल्टेज क्या करेंगे, इस सेल को दे देंगे। यानी ये क्या करेगा, एक सोर्स की भांति कार्य करेगा। यानी ये क्या करेगा, वोल्टेज सारी ये ड्रॉप कर लेगा और ये तीनों मिलकर इसको सेल को वोल्टेज देंगे और इसके अंदर क्या होगा, अधिक तरह फ्लो होने लगेगी और उसमें होगी, उसके कारण ये फट जाएगा, यानी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और पूरी जो बैटरी है वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए देखा जाता है कि सेलों को समांतर में जोड़ते समय जो प्रत्येक की ध्रुवता क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए और प्रत्येक सेल का जो ईएम है वो भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब बात करते हैं कि सेलों की ध्रुवता समान होनी चाहिए, एएस रेटिंग समान होना आवश्यक नहीं है। वहाँ पर अपनों ने पढ़ा था कि वोल्टेज का समान होना ज़रूरी नहीं है, कौन से क्रम है, श्रेणी क्रम है। और यहाँ पर अपने को देखना है कि एएस रेटिंग समान होना आवश्यक नहीं है, पर वोल्टेज समान होना प्रत्येक सेल की आवश्यक है। अब बात करते हैं कि दोनों सेलों का ईएमएफ समान होना चाहिए, यानी समान ईएमएफ भी होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर अपने क्या है कि बाहर प्रतिरोध यानी बाहर प्रतिरोध सेलों का आंतरिक प्रतिरोध से अधिक है
तो क्या होता है कि सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब ये लाइन बता रही है कि यदि लोड का मान क्या है, लोड का मान क्या है, अधिक है, यानी सेल का एक तो आंतरिक प्रतिरोध की बात है, जैसे कि बैटरी है उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है 5 ओम है, और बाहरी प्रतिरोध है उसका मान लेते हैं कि हज़ारों में। तो हमें सेलों को कौन से क्रम में जोड़ना है ना, जोड़ना है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये शर्त होती है, ये इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 2 पॉइंट है इसमें बताया गया। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कम है और बाहरी प्रतिरोध ज़्यादा है, तो सेलों को कौन से क्रम में जोड़ेंगे, तो आपको क्या बताना है, श्रेणी क्रम में। अब बात करते हैं कि यदि बाहरी जो एक्सटर्नल जो प्रतिरोध है वो क्या है, कम है, और इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो उसका मान क्या है, ज़्यादा है, तो अपने सेलों को कौन से क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ तक याद रखना है। उसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ पर नोट के अंदर दिया गया है कि अधिक विद्युत वाहक बल, अगर अपने को अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त करना है, यानी अधिक ईएमएफ प्राप्त करना है और अधिक की धारा प्राप्त करनी है, तो अपने को कौन से क्रम में जोड़ना पड़ेगा, सेलों को मिश्रित क्रम यानी श्रेणी और समांतर दोनों क्रम के अंदर अपने को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर जो सूत्र बताया गया है कि कुल ईएमएफ ज्ञात करना है तो अपने क्या करना है, n इंटू में ई करना है, और रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करना है तो n इंटू में r बटे में m। अब यहाँ पर जो नया ऑप्शन आता है कि m क्या होता है, m आपको पता है कि अब श्रेणी और समांतर के अंदर सेलों को जोड़ते हैं इस प्रकार से, जैसे कि मैं डायग्राम बना रहा हूँ तो आप देख लेना। जैसे कि इसका प्लस पॉइंट हो गया, ये ना माइनस और प्लस, अब क्या हो गया, ये माइनस प्लस ये हो गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पर मैंने माइनस और प्लस ये ले लिया, ये क्या हो गया, समांतर भी है और श्रेणी भी है, और इनको मिला के क्या हो गया, मिश्रित संयोजन। अब m का मतलब होता है कि इसके अंदर शाखाओं का मान कितना है, यानी एक ये पहली शाखा है और ये क्या है दूसरी शाखा, तो m का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अगर शाखाओं का मान 4 होगा तो m का मान भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो m का मान क्या आ गया, 4 आ गया। अगर n इंटू में r बटे में m, यानी शाखाओं का मान अगर मैं ज्ञात करना तो बटे में लगा दूंगा तो मुझे RT का मान ज्ञात हो जाएगा। और बात करते हैं कि परिपथ की कुल विद्युत धारा का, परिपथ की जो कुल विद्युत धारा यानी IT का मान करते हैं तो ET बटे में अपने सूत्र पढ़ा था कि I बराबर क्या होता है, V बटे में R होता है, यानी छोटा r यानी इंटर रेजिस्टेंस प्लस बाहरी प्रतिरोध, और प्लस के अंदर क्या अपने डिवाइड कर देंगे किससे, अपने ET से, यानी टोटल जो वोल्टेज यानी EMF से। अब बात करते हैं इसका एक नया सूत्र भी आता है, जैसे कि n इंटू में E, यानी क्या मिलेगा, मुझे E मिलेगा। अब बात करते हैं NR बटे में M, NR बटे में क्या होता है, मुझे टोटल रेजिस्टेंस यानी RT यानी इंटर रेजिस्टेंस ये प्लस R के अंदर अगर मैं जोड़ दूंगा यानी बाहरी प्रतिरोध जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, IT यानी टोटल धारा हो जाएगी। इसके मैं लघुत्तम लेके और इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। तो IT निकालने का ये फॉर्मूला है आपके पास, और RT निकालने का ये फॉर्मूला, और ET निकालने का ये वाला फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, तो आज अपने यहीं पढ़ेंगे और इतना पढ़ेंगे, और आपको रिवीजन करना है। अगर इसमें से कोई भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करेंगे, और इस वीडियो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपने सेल से संबंधित महत्वपूर्ण पद। ओके, थैंक यू।